जया लगातार हंसे जा रही थी। उसकी सांवली रंग वाले चेहरे पर बड़ी-बड़ी भावप्रवण आंखें आज भी उतनी ही सुंदर और कुछ कहने को आतुर नजर आ रही थी। फर्क सिर्फ इतना ही था कि आज वे आंखें शर्मो हया से दूर बिंदास हो चुकी थी। मैं उसकी जीजी विशा देखकर हैरान थी। अगर मैं उसके बारे में सब कुछ जानती न होती तो जरूर दूसरों की तरह यही समझती कि प्रकृति उस पर मेहरबान है। मगर इत्तेफाक मैं उसके बारे में सब कुछ जानती थी। इसीलिए मुझे पता था कि जया की ये खुशी, ये जिंदा दिली उसे कुदरतन नहीं मिली, बल्कि ये उसके अदम्य साहस और हौसले की देन है। हाल ही में मेरे शहर में उसकी पोस्टिंग शासकीय कन्या महाविद्यालय में प्रिंसिपल के पद पर हुई थी। आज कई सालों बाद हम दोनों सहेलियां मेरे घर पर मिल रही थीं। हाँ, इस लंबी अवधि के दौरान हम में काफ़ी परिवर्तन आ चुका था। 40 से ऊपर की हम उम्र दोनों सहेलियों में जया मानसिक तौर पर और मैं शारीरिक तौर पर काफ़ी बदल चुकी थी। मुझे याद है स्कूल कॉलेज में यही जया एक दब्बू डरी सहमी लड़की के तौर पर जानी जाती थी, जो रोड पर चलते समय अक्सर यही सोचती थी कि राह चलता हर आदमी उसे घूर रहा है। आज उसी जया में मैं गजब का परिवर्तन देख रही थी। इस बेबाक और मुखर जया से मैं पहली बार मिल रही थी। मेरे बच्चे उससे बहुत ही जल्दी घुल मिल गए। हम सभी ने मिलकर ढेर सारी मस्ती की। फिर मिलने का वादा लेकर जया जा चुकी थी। लेकिन मेरा मन अतीत की उन पन्नों को खंगालने लगा था जिनमें साझा रूप से हमारी तमाम यादें विद्यमान थी। अपने माता पिता की इकलौती औलाद जया बचपन से ही मेरी बहुत अच्छी सहेली थी। हमारे घर एक ही मोहल्ले में कुछ दूरी पर थे। हम दोनों के स्वभाव में जमीन आसमान का फर्क था। फिर भी ना जाने किस मजबूत धागे ने हम दोनों को एक दूसरे से इस कदर बांध रखा था कि हम सांस भी एक दूसरे से पूछकर ही लिया करती थी। सीधी साधी जया पढ़ने में बहुत तेज थी, जबकि मैं शुरू से ही पढ़ाई में कुछ ज़्यादा खास नहीं थी। इस कारण जया पढ़ाई में मेरी बहुत सहायता करती थी। अब हम कॉलेज के आखिरी साल में थी। इस बार कॉलेज के एनुअल फंक्शन में शकुंतला की लघु नाटिका में जया को शकुंतला का मुख्य किरदार निभाना था। शकुंतला की वेशभूषा व गहने पहने जया किसी अप्सरा से कम नहीं लग रही थी। उसने बड़ी ही संजीदगी से अपने किरदार को निभाकर जैसे जीवंत कर दिया था। देर रात को कार्यक्रम खत्म होने के बाद मैंने जिद करके जया को अपने घर ही रोक लिया और आंटी को फ़ोन कर उन्हें जया के अपने ही घर पर रुकने की जानकारी दे दी। उसके बाद हम दोनों ही अपनी वार्षिक परीक्षा की तैयारी में व्यस्त हो गई। जिस दिन हमारा आखिरी पेपर था उस दिन जया बहुत ही खुश थी। अब आगे क्या करने का इरादा है मैडम? मेरे इस प्रश्न पर उसने मुझे आशा के मुताबिक जवाब न देकर हैरत में डाल दिया। मैं वाकई आश्चर्य से भर उठी जब उसने मुझसे मुस्कुराकर अपनी शादी के निर्णय के बारे में बताया। मैंने उससे पूछने की बहुत कोशिश की कि आखिर यह मामला क्या है? क्या उसने किसी को अपना जीवन साथी चुन लिया है? पर उस समय मुझे कुछ भी न बताते हुए उसने मेरे सवाल को हंसकर टाल दिया, ये कहते हुए कि समय आने पर सबसे पहले तुझे ही बताऊंगी। मैं मम्मी के साथ नानी के घर छुट्टियां बिताने में बिजी थी। वहाँ मेरे रिश्ते की बात भी चल रही थी। मम्मी को लड़का बहुत पसंद आया। वे चाहती थी कि बड़े भैया की शादी से पहले ही मेरी शादी हो जाए। इसी बीच एक दिन पापा के आईफोन ने हमें चौंका दिया। जया के पापा को हार्ट अटैक पड़ा था। वे हॉस्पिटल में एडमिट थे। उनके बचने की उम्मीद न के बराबर थी। हमने तुरंत लौटने का फैसला किया, लेकिन हमारे आने तक जया के पापा अपनी अंतिम सांस ले चुके थे। जया की मम्मी का रो रो कर बुरा हाल था और जया के मुंह पर तो जैसे ताला लग चुका था। इसके बाद खामोश उदास सी जया हमेशा अपने कमरे में ही बंद रहने लगी। उसके पापा की 13वीं के दिन सभी मेहमानों के जाने के बाद आंटी अचानक गुस्से में उबल पड़ी। मुझे पहले तो कुछ समझ ही नहीं आया और जो समझ में आया वह मेरे होश उड़ाने के लिए काफ़ी था। जया,
गर्भवती है। ये जानकारी मेरे लिए किसी सदमे से कम ना थी। अगर इस बात पर मैं इतनी चौंक पड़ी थी, तो अपनी बेटी को अपना सबसे बड़ा अभिमान मानने वाले अंकल पर यह जान कर क्या बीती होगी, मैं महसूस कर सकती थी। आंटी भी अंकल की बेसमय हुई इस मौत के लिए उसे ही जिम्मेदार मान रही थी। मैंने जया से उस इंसान के बारे में जानने की बहुत कोशिश की, पर उसका मुंह न खुलवा सकी। मुझे उस पर बहुत गुस्सा आ रहा था। क्रोध में मैं उसे बहुत बुरा भला भी कहने लगी, लेकिन सिर झुकाए वो मेरे सभी इल्ज़ामों को स्वीकारती रही। तब हार कर मैंने उसे उसके हाल पर छोड़ दिया। इधर मेरे ससुराल वाले चाहते थे कि हमारा विवाह नाना के घर रांची से ही संपन्न हो। विवाह के बाद मैं विदा होकर सीधे अपने ससुराल चली गई। वहां से जब पहली बार घर आई, तो जया को देखने, उससे मिलने की बहुत इच्छा हुई। पर मम्मी ने मुझे डपट दिया कि खबरदार, जो उस कैरेक्टरलेस लड़की से मिलने की कोशिश भी की। अच्छा हुआ जो सही समय पर तेरी शादी कर दी, वरना उसकी संगत में भी तू ना जाने क्या क्या गुल खिलाती। मुझे मम्मी पर बहुत गुस्सा आया, पर साथ ही उनकी बातों में हकीकत भी नजर आई। मैं भी जया से बहुत नाराज थी, अतः मैंने उससे मिलने की कोशिश नहीं की। इसी तरह 3 साल बीत चुके थे। मेरी गोद में अब राशि आ चुकी थी। मेरे भैया की भी शादी वहीं लखनऊ से तय हो चुकी थी। शादी के काफ़ी पहले ही मैं मायके आ गई। यहाँ आकर मम्मी से पता चला कि जया ने भैया की शादी तय होने पर बहुत बवाल मचाया था। मगर क्यों? मगर भैया से उसका क्या वास्ता? मेरे प्रश्न करने पर मम्मी भड़क उठी कि अरे, वह लड़की है ना, मेरे तेरे भैया पर काला जादू करके उसे शादी करना चाहती थी। किसी और के पाप को तुम्हारे भैया के मत्थे मढ़ने की कोशिश कर रही थी। पर मैंने भी वह खरी खोटी सुनाई है कि दोबारा पलटकर इधर देखने की हिम्मत भी नहीं करेगी दोनों माँ बेटी। पर अगर वह सही हुई तो क्या? मैं कहना चाहती थी, पर मेरी आवाज़ गले में ही घुटकर रह गई। लेकिन अब मैं जया से किसी भी हालत में एक बार मिलना चाहती थी। दोपहर का खाना खाकर राशि को मैंने मम्मी के पास सुलाया और उसके डायपर लेने के लिए मेडिकल स्टोर जाने के बहाने मैं जया के घर की तरफ चल दी। मुझे सामने देख जया को अपनी आंखों पर जैसे विश्वास ही नहीं हुआ। कुछ देर अपलक मुझे निहारने के बाद वह कसकर मेरे गले लग गई। उसकी चुप्पी अचानक ही सिसकियों में बदल गई। मेरे समझने को अब कुछ भी बाकी ना था। उसने रोते रोते अपने नैतिक पतन की पूरी कहानी शुरुआत से आखिरी तक मुझे सुनाई, जिसमें साफ तौर पर सिर्फ और सिर्फ मेरा भाई ही दोषी नजर आ रहा था। कैसे भैया ने उस भोली भाली लड़की को मीठी मीठी बातें करके पहले अपने जाल में फंसाया, और फिर कॉलेज के एनुअल फंक्शन वाले दिन रात को हम सभी के सोने के बाद शकुंतला के रूप में ही उससे प्रेम संबंध स्थापित किया। यही नहीं, उस प्रेम का अंकुर जब जया की कोख में आया, तो भैया ने मेरी शादी अच्छी तरह हो जाने की कसम देकर उसे मौन धारण करने को कहा। वो पगली इस डर से कि उनके प्रेम संबंध के कारण कहीं मेरी शादी में कोई बाधा ना आ जाए, चुप्पी साध बैठी। इसीलिए मेरे इतना पूछने पर भी उसने मुंह ना खोला, और इसका खामियाजा अकेले ही भुगतती रही। लोगों के ताने और अपमान सहती रही, और तो और इस कारण उसे अपने जीवन की बहुमूल्य धरोहर अपने पापा को भी खोना पड़ा। आज जया के भीतर का दर्द जानकर चिल्ला चिल्ला कर रोने को जी चाह रहा था। शायद वह इससे भी अधिक तकलीफ में होगी। ये सोचकर कि सहेली होने के नाते ना सही, पर इंसानियत की खातिर मुझे उसका साथ देना ही चाहिए। उसे इंसाफ दिलाने की खातिर मैं उसका हाथ थामकर उठ खड़ी हुई, पर वह उसी तरह ठंडी बर्फ की तरह बैठी रही। आखिर क्यों? मेरी आंखों में मौन प्रश्न पढ़कर उसने मुझे खींचकर अपने पास बिठा लिया। फिर बोली, अनीता, इंसान शादी क्यों करना चाहता है?
प्यार पाने के लिए ही ना। लेकिन अगर तुम्हारे भैया राजीव को मुझसे वास्तविक प्यार होता तो ये नौबत ही ना आती। अब अगर तुम मेरी शादी उनसे करवाकर मुझे इंसाफ दिला भी दोगी तो भी मैं उनका सच्चा प्यार तो नहीं पा सकती हूँ। और फिर जिस रिश्ते में प्यार नहीं उसके भविष्य में टिकने की कोई संभावना नहीं होती। लेकिन यह हो तो गलत ही रहा है ना। तुझे मेरे भैया ने धोखा दिया है और इसकी सज़ा उन्हें मिलनी ही चाहिए। लेकिन उन्हें सज़ा दिलाने के चक्कर में मुझे ज़िंदगी भर इस रिश्ते की कड़वाहट झेलनी पड़ेगी जो अब मुझे मंजूर नहीं है। प्लीज़ तू मेरे बारे में उनसे कोई बात ना करना। मैं बेचारगी का यह दंश अब और नहीं सहना चाहती। उसकी आवाज़ में हल्की तल्ख थी। मुझे अब भी कुछ कहते न बना। मन पर भाई की गलती का भारी बोझ लिए मैं वहां से घर चली आई। जब घर पहुंची तो भैया आ चुके थे। मेरी आंखों में अपने लिए नाराजगी के भाव शायद उन्हें समझ आ गए थे, क्योंकि उनके मन में छिपा चोर अपनी सफाई मुझे देने को आतुर दिखा। रात के खाने के बाद टहलने के बहाने उन्होंने मुझे छत पर बुलाया। क्यों भैया, क्यों? तुमने मेरी सहेली जया की जिंदगी बर्बाद कर दी। वो बेचारी मेरी शादी के बाद अभी तक इस उम्मीद में जीती रही कि तुम उसके अलावा किसी और से विवाह नहीं करोगे। तुम्हारे कहने पर ही उसने गर्भपात भी करवा लिया। फिर भी तुमने यह क्या कर दिया? एक मासूम को ऐसे क्यों छला? मेरे शब्दों में आक्रोश और गुस्सा था। उस वक्त जोश में मुझे इस बात का होश ही न रहा कि समाज में हमारे इस रिश्ते को कभी मान्य न किया जाएगा। मुझसे वाकई बहुत बड़ी भूल हो गई। राजीव भैया हाथ जोड़कर बोले, गलती सिर्फ गलती कहकर तुम जिस बात को खत्म कर रहे हो उसके लिए मेरी सहेली को कितनी बड़ी सजा भुगतनी पड़ी है, क्या इसका अंदाजा भी है तुम्हें? नहीं भैया नहीं, तुम सिर्फ माफी मांगकर इस पाप से मुक्ति नहीं पा सकते। यह तो कुदरत ही तय करेगी कि तुम्हारे इस नीच कर्म की भविष्य में तुम्हें क्या सजा मिलेगी। कहती हुई मैं पैर पटकती तेजी से नीचे चल दी। सच कहूँ तो उस समय उनके द्वारा की गई गलती से अधिक मुझे बेतुकी दलील पर गुस्सा आया था। फिर उनकी शादी भी एक मेहमान की तरह ही निभाई थी मैंने। अपनी शादी के कुछ ही महीनों बाद भैया भाभी माँ पापा से अलग होकर रहने लगे थे। ज़्यादा तो मुझे पता नहीं चला, पर मम्मी के कहे अनुसार भाभी बहुत तेज निकली। भैया को उन्होंने अलग घर लेकर रहने के लिए मजबूर कर दिया था। मुझे तो वैसे भी राजीव भैया की जिंदगी में कोई रुचि नहीं थी। हाँ, जब कभी मायके जाना होता तो मम्मी के मना करने के बावजूद मैं जया से मिलने जरूर जाती थी। मुझे याद है हमारी पिछली मुलाकात करीब 8-10 साल पहले हुई थी, जब मैं मायके गई हुई थी। जया के घर जाने के नाम पर मम्मी ने मुझे सख्त हिदायत की थी कि वह लड़की अब पुरानी वाली जया नहीं रह गई है। जब से उसे सरकारी जॉब मिली है तब से बड़ा घमंड हो गया है, किसी से सीधे मुंह बात नहीं करती। सुना है फिर किसी यार दोस्त के चक्कर में फंस चुकी है। मैं जानती थी कि मम्मी की सभी बातें निरर्थक है, अतः मैंने उनकी बातों पर ध्यान देना ज़रूरी नहीं समझा। पर जया से मिलकर इस बार मुझे उसमें काफ़ी परिवर्तन नज़र आया। पहले की तरह उसमें अब काफ़ी आत्मविश्वास आ गया था। जिंदगी के प्रति उसका रवैया बहुत सकारात्मक हो चला था। उसके चेहरे की चमक देखकर आसानी से उसकी खुशी का अंदाज़ा लग गया था मुझे। बीती सभी बातों को उसने जैसे दफन कर दिया था। मुझसे ही बातों बातों में उसने अपने प्यार का जिक्र किया। अच्छा, तो कब कर रही है शादी? मेरी खुशी का ठिकाना न था। शादी नहीं मेरी जान, बस उनका साथ मुझे खुशी देता है। तो कभी शादी नहीं करेगी? मतलब पूरी जिंदगी कुंवारी रहेगी? मेरी बात में गहरा अविश्वास था। क्यों? बिना शादी के जीना क्या कोई जिंदगी नहीं होती? उसने कहना जारी रखा। अनीता तू बता, क्या तू अपनी शादी से पूरी तरह खुश है? मेरे सवाल का उत्तर देने के बजाय उसने मेरी ओर ही कई सवाल उछाल दिए। नहीं, लेकिन इसके
माने ये तो नहीं ना। बस इसी मायने पर तो सारी दुनिया टिकी है। इंसान का अपने जीवन से संतुष्ट होना मायने रखता है, ना कि विवाहित या अविवाहित होना। मैं अपने जीवन के हर पल को जी रही हूँ और बहुत प्रसन्न हूँ। मेरी संतुष्टि और खुशी ही मेरे सफल जीवन की परिचायक है। खुशियों के लिए शादी के नाम का ठप्पा लगाना अब मैं ज़रूरी नहीं समझती। कमाती हूँ, मम्मी का पूरा ध्यान रखती हूँ, अपनों के सुख दुख से वास्ता रखती हूँ और इन सब के बीच अगर अपनी व्यक्तिगत खुशी के लिए किसी का साथ चाहती हूँ, तो इसमें गलत क्या है? गहरी सांस छोड़कर जया चुप हो गई। मेरे मन में कोई उत्कंठा अब बाकी न थी। उसके खुशियों भरे जीवन के लिए अनेक शुभकामनाएं देकर मैं वहां से वापस आ गई। उसके बाद आज ही उससे मिलना हो पाया था। हाँ, मम्मी ने फ़ोन पर एक बार उसकी प्रशंसा ज़रूर की थी। जब पापा की तबीयत बहुत ख़राब होने पर उसने न सिर्फ उन्हें हॉस्पिटल में एडमिट करवाया था, बल्कि उनके ठीक होने तक मम्मी का भी बहुत ध्यान रखा था। उस दिन मैंने जया के लिए मम्मी की आवाज़ में आई नमी को स्पष्ट महसूस किया था। बाद में मेरे मायके जाने तक उसका दूसरी जगह तबादला हो चुका था, अतः उससे मिलना संभव न हो पाया था। एक बात जो मुझे बहुत खुशी दे रही थी, वह यह कि आज अकेले में जब मैंने उससे उसके प्यार के बारे में पूछा, तो उसने बड़े ही भोलेपन से यह बताया कि उसका वह साथी तो वहीं छूट गया, पर प्यार अभी भी कायम है। एक दूसरे साथी से उसकी मुलाकात हो चुकी है और वह अब उसके साथ अपनी जिंदगी मस्त अंदाज में जी रही है। मैं सच में उसके लिए बहुत खुश थी। उसका पसंदीदा गीत आज मेरी जुबां पर भी आ चुका था, जिसे धीरे धीरे मैं गुनगुनाने लगी थी। हर घड़ी बदल रही है रूप जीवन, छाँव है कभी, कभी है धूप जीवन। हर क्षण यहाँ खुलकर जियो, जो है समा वह कल हो ना हो। तो दोस्तों, ये छोटी सी कहानी यहाँ पर समाप्त होती है। आशा करती हूँ कहानी आपको पसंद आई होगी। अगर कहानी पसंद आई है तो प्लीज़ इसे लाइक एंड शेयर करें। दोस्तों, ऐसी ढेरों पारिवारिक और शिक्षाप्रद कहानी सुनने के लिए हमारे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों।